गुड टाइम सारी आ जाओ। स्टार्ट करो ना। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर, मेन एग्जामपुर और बीपीएससी, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और ये एक विशेष सत्र होता है, माफी चाहूंगी थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। ये विशेष सत्र होता है। इस विशेष सत्र में आज हम सीखेंगे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी सीएससी की जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं और उन सवालों से आप लगातार जूझते हैं। और जूझने के साथ ही अगर आपको कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिसके आधार पर आप वहां पर अपने उन सवालों के जवाब को जान सके, ठीक है। तो एग्जामपुर निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि आप अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधाओं को, प्रत्येक स्ट्रगल को एक अहम तरीके से आगे लेकर के चल सके और उनसे निजात पा सके, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा जो विषय रहेगा मुख्य, वो रहेगा कि नोट्स कैसे बनाए जाए। यानी कि जब आप नोट्स बनाने की बात करते हैं, दो चीजें आपके मन में आती है। जब अगर आप तैयारी किसी ऐसे एग्जाम की कर रहे हैं जहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आती है, या आप तैयारी किसी ऐसे एग्जाम की कर रहे हैं जहां पर कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है, राइट। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी कॉन्सेप्चुअल चीजों की, क्योंकि यूपीएससी सीएससी में आपकी समझ के आधार पर प्रश्न आते हैं। जरूरी नहीं कि जो डाटा, जो फैक्ट आपने यूज किया था उस आधार पर आपके प्रश्नों को पूछा जाए, ठीक है। परंतु मुख्य परीक्षा लिखते समय हमारे सामने कई बार फैक्ट से रिलेटेड चीजें भी रहती है, यानी कि वहां पर हमें आंकड़ों पर भी बात करनी पड़ जाती है। तो कैसे कैसे आपकी तैयारी में ये चीजें हो सकती है, काफी रिसर्च के बाद इन चीजों को निकाला जाता है। और जो एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर आप कह सकते हैं जो सिलेक्टर्स होते हैं, वो जिन रणनीतियों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन चीजों के प्रयोग के द्वारा, उन चीजों के अनुभवों के आधार पर ये चीजें निकाल करके आपको दी जाती हैं। नोट्स मेकिंग के कई सारे तरीके होते हैं। पहले हम यहाँ पर वन बाय वन बात करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग करना आपके लिए। जब आप किताबें वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि सभी प्रीलिमिनरी एग्जाम की हो या मेंस एग्जाम की हो या आपके पर्सनालिटी टेस्ट, सभी के लिए आप अलग अलग चरण वाइज तैयारी को करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3 फेजेस मैंने बताया कि इसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, इसमें मुख्य परीक्षा होती है, और तीसरा आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट का, यानी कि आपके व्यक्तित्व के परीक्षण का। तो इसमें हम वन बाय वन बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है प्लीज डू लाइक ऑल्सो, ठीक है। आप थोड़ा सा लाइक करके उसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे ताकि इस तैयारी को आप थोड़ा सा विशेष तौर पर आगे की तरफ बढ़ा सकें, ठीक है। अभी आप लोगों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रयास करना है कि निरंतर यह संख्या आपकी बनी रहे, राइट। निरंतर यह संख्या बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने जो भी आप यूज कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप या अन्य कोई भी सोशल मीडिया का जरिया, उस पर आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि जो दूसरे अभ्यर्थी है वो भी हमसे जुड़ सके। जब हम बात कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की, तो यहाँ पर यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पर आपके 2 पेपर जो एक ही दिन के अंदर होते हैं, एक ही दिन सुबह और शाम वाली पाली में, जिसमें आपको 4 इस तरीके के बॉक्सेस दिए जाएंगे, और उन बॉक्सेस को आप काले या नीले, जो भी आयोग की तरफ से दिया गया है, उस पेन, जो भी दिशा निर्देश दिया है उस पेन के द्वारा इसे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपके एक दिन में हो जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो देखकर यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए वो सब वीडियो हमने की हुई है, तो उस आधार पर आप यहाँ पर इसको करेंगे। नेक्स्ट पेपर हुआ आपका सब्जेक्टिव, यानी कि लिखने वाला। अब इस लिखने वाले पेपर के लिए वहां पर आपको 20 सवाल आते हैं। 20 सवालों में 150 नंबर का सवाल 15 वाला आता है, यानी कि 10 सवाल 15 नंबर के, और 10 सवाल 10 नंबर के। तो इसमें आपको ये चीजें लिखनी होती है, राइट। और लिखने के लिए वहां पर फ्लुएंसी आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उन 3 घंटों में आपके पास में 7 मिनट होते हैं लगभग। अगर आप कैलकुलेटिव चाहोगे बहुत ज्यादा, तो उस 7 मिनट में ऐसा सवाल आता है
जो शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा किताबों में, है ना, क्योंकि टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस पर आपका ये पेपर आधारित होता है, ठीक है। मतलब आपने चीजें तो जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1857 रिवोल्ट के रीजंस वहां पर नहीं पूछे गए होंगे, ऐसा नहीं है वहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं पूछी गई होगी, ऐसा नहीं है वहां पर नीति आयोग नहीं पूछा गया होगा, और एक बार जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड कर दिया हो, यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको। तो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग सारे सवाल आते हैं, पर वहां उन 7 मिनटों में मायने क्या रखता है, उन 7 मिनटों में आपकी कैसा दिमाग तैयार हो रहा है या किस तरीके से दिमाग काम कर रहा है, दैट मैटर्स। ये चीज मैटर करती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये लिखने बैठोगे और वो जो 7 से 8 मिनट है, वो 7 से 8 मिनट आप लोगों की ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सारी चीजें वो याद आ जाए। वो कैसे आएंगी, अगर आपने प्रॉपर नोट्स मेकिंग करी हुई होगी तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट आपका मौखिक होता है, यानी कि आपको बुलाया जाएगा जब मुख्य परीक्षा आप पास कर लोगे, और ये मौखिक होता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें नोट्स की जरूरत नहीं होती या रिवीजन की जरूरत नहीं होती, व्यक्तित्व है का परीक्षण है। बहुत सारी बातें बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठती हैं, परंतु फिर भी हमारा जो विषय रहा होगा, हमारे जो डेफ में हमने चीजें रखी होंगी, हमारा जो भी जिला या राज्य जहां से भी हम बिलोंग करते हैं, वहां की कोई ऐसी चीजें जहां से हमने कॉलेज किया होगा, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको हम एक नोट में बना करके रख सकते हैं, ताकि हम उसे बिफोर 2, 3, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले जब मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं तब हम उन चीजों को रिवाइज कर सके। और जितना ज्यादा मेमोराइज करेंगे उतनी चीजें हमारे अंदर एकदम से रस बस जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपके पास में व्हाई नोट्स आर नेसेसरी, यानी कि जरूरत क्यों है। जैसा कि मैंने अभी आपसे ओरली चीजों को डिस्कस करा, वैसे उसी श्रृंखला में देखते हैं। एग्जाम ऑफ यूपीएससी सीएससी एक प्रकार का वैचारिक मानसिकता का, आपका वैचारिक दृष्टिकोण वाला पेपर होता है। तो इस वैचारिक स्पष्टता के साथ, यानी कि आपकी मेंटली बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा ये होगा तो ये होगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो यानी कि मेंटल लेवल पर, वैचारिक स्तर पर आपकी बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी आपके विचारों में हो, कहीं पर भी आप किसी भी विचारधारा में उलझे नहीं हो, आप निरपेक्ष हो, आप तटस्थ हो, आप अपनी चीजों को कहने की यहाँ पर एक वो रखते हो चीजें। आपकी इस बात को लिखने से पेपर के चेक करने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको ऐसे लगना है वहां पर कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं और मेरे इस बात के लिखने से सामने वाले पर क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है, और उससे कितना बड़ा वर्ग प्रभावित होने वाला है। ये सारी चीजें आपकी वैचारिक स्पष्टता को यहाँ पर दर्शाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका सोचने का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि ये जो आपकी कॉपी वहां पर जा रही है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है। दे डोंट नो अबाउट यू, दे डोंट नो अबाउट योर पर्सनैलिटी इन द इंटरव्यू हॉल, इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। वहां पर वो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां पर हो सकता है मे भी वो आपके लिए एक अजम्पशन लगा ले, एक अंदाजा लगा ले, ठीक है। परंतु यहाँ पर आपकी यही कॉपी आपके एक आइडेंटिटी कार्ड का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टिकोण, यानी कि आपकी अप्रोच क्या है, किसी चीज को देखने की आपकी अप्रोच कहाँ से झलकेगी। जो भी आपने बुक स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें आपने यूज करी होंगी, या फिर आपने जिस तरीके के परिवेश में अपने जीवन को जिया होगा, जैसी जैसी चीजें आपने देखी होंगी, आपका नीति निर्माण का अप्रोच क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप चीजों को देख करके उनके बारे में क्या सोचते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। दूसरी आ जाती है आपकी कि आपकी धारणा क्या है। धारणा यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कई चीजों को लेकर के हमारे परसेप्शन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ के लड़के या यहाँ की लड़कियां बहुत खराब होते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से हमने एक परसेप्शन रच लिया है किसी भी चीज के बारे में, तो वो चीजें भी हमारी वहां पर नजर आती है। तो जब हम नोट्स मेकिंग करते हैं, तो अगर हमने कोई ऐसी केस स्टडी देखी, हमने कोई न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें देखी, हमने कोई ऐसी हिंसात्मक जो है मानसिकता देखी, तो ये तमाम चीजें हमारे नोट्स में नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हमें किस तरीके से वहां पर बिहेव करना है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विचारों को एक तरीके से व्यवस्थित करने की मांग है, क्योंकि आपके जो विचार है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो ऐसे चलनी चाहिए कि दिस इज वेरी सुटेबल, राइट। और ये सुटेबिलिटी हमें कहाँ पर नजर आएगी, हम बहुत हैफेजर्ड मैनर में हो जाते हैं जब हम किताबों से पढ़ते हैं और उनको रिवाइज नहीं करते। हमें पता तो होता है कि हमने पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था, तो हाँ भाई, है ना, उसका आंसर क्या एग्जैक्टली, उसका मतलब क्या एग्जैक्टली, वो चीजें हमें समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर विचारों को एक तरीके से व्यवस्थित करने की मांग की अगर हम बात करें, तो वो हमारे नोट्स मेकिंग से आती है, और इसलिए हमें नोट्स मेकिंग जरूरी हो जाते हैं।
अगर हम वैचारिक स्पष्टता की बात करें, अगर हम एक तरीके से संयमित होकर, अगर हम संगठित होकर, अगर हम पूरे सीक्वेंसिंग वे में लिखें तो वी नीड द नोट्स, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमारी लिखी रहेंगी। यहाँ पर कुछ बैचेस में लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे बाद में आपके क्वेश्चंस को लूंगी, अभी थोड़ी सी मेरी बातें सुन लीजिए, ठीक है। IPS बाबूजी यहाँ पर हमसे ये नियमित अभ्यास का लेखन की मांग करती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इस कुछ चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे, नोट्स बनाना सीख जाएंगे, तो हमें मेन एग्जाम में यानी कि मुख्य परीक्षा में भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारी पेन के नीचे से ऑलरेडी वो चीजें जा चुकी होंगी, जिन चीजों को हम वहां पर एक तरीके से रीमेमोराइज करके रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और वो चीजें हमें आनी ही चाहिए जो हमने वहां पर लिख दी, क्योंकि हमने उन्हें कई कई बार मेमोराइज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं संक्षिप्त नोट्स बनाने और इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है यहाँ पर, यानी कि अगर आप कंसाइज वे में नोट्स बना रहे हो, और कंसाइज वे में नोट्स बनाना आप यह दर्शाता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पढ़ाई अच्छी करी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत विस्तार में पढ़ते हो और उसको कंसाइज वे में लिख रहे हो, सीरियसली इट्स एन आर्ट, ये भी एक आर्ट है, ये कला है, और इस कला को आपको कैसे दिखाना है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से किताबों को पढ़ लिया, और ऑल टाइम ये चीजें जरूरी नहीं है कि आपने जितनी चीजें किताबें पढ़ी थी एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप बार उन चीजों को रिवाइज कर सके, ठीक है। हालांकि उनके भी अलग तरीके हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारे पास में तमाम किताबें होती हैं। जो हम NCERT की बात करते हैं तो लोग तो ये तक कहते हैं कि कक्षा 6 से लगा करके 12 तक की सारी NCERT पढ़ लो। खैर, आप अपने सिलेबस के रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, ठीक है, और सिलेबस की रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए यहाँ पर चलेंगे कि किताबें कितनी ज्यादा जरूरी थी और कौन सी किताब हमारे लिए बिना पढ़े भी काम चल सकता था, ठीक है, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ पर बात करें अगर हम रेफरेंस बुक की, यानी कि जो हमारी फाउंडेशन बुक्स होती हैं, जो हमारी कॉन्सेप्चुअल बुक होती हैं, या जो हमारी रेफरेंस बुक होती है, उन किताबों की भी बाजारों में भरमार है। तो पहली बात तो हम कितनी पढ़ लें, है ना। यहीं पर हम एक इवेंट करेंगे 7 बजे कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, विच बुक्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। हम बुक लिस्ट पर भी यहाँ पर बात करेंगे। एक बार सेशन में जितने साथी बने, प्लीज डू शेयर दैट, आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जानकारी जा सके। और मैं आपको एक यहाँ पर एक ओपन चीज देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन कमेंट में कि आपको और कौन कौन से विषयों पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे बुक लिस्ट हो गई, नोट्स मेकिंग, कैसे मैं टाइम मैनेज करूं, है ना, जॉब के साथ कैसे तैयारी करूं, ये सारी चीजों पर भी हम बार वीडियो लेके आएंगे 7 बजे। तो प्लीज आप यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मतलब अपडेट रखें अपने आप को, राइट। तो किताबों की तो भाई भरमार है हमारे पास में, तो हम कितनी किताबें पढ़ ले और कितने नोट्स बना ले और बार किस किस किताब को पढ़ ले, और हमें क्या पता कि यहीं से आने वाले। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिए हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन आई मेक द नोट। पहला आपका हो जाता है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको A4 साइज का स्पाइरल वाला कॉपी ले लेना है, या फिर आप यहाँ पर लूज शीट ले लीजिए, ठीक है, A4 साइज का, और ये प्लेन होना चाहिए आपका। इस चीज पर ध्यान रखेंगे। मैं क्यों बात कर रही हूँ प्लेन की, क्योंकि आपकी जो UPSC CSE के अंदर कॉपी आती है मेन एग्जाम में, वो आपकी प्लेन होती है, और बहुत सारे बच्चे जिनको लाइन पे लिखने की आदत होती है वो उस प्लेन कॉपी पे वहां पर लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, और क्योंकि फिर वो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को अपने नोट्स मेकिंग में ही कर लेंगे तो आपकी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, एक बंडल ले आना है, A4 साइज के पन्नों का एक बंडल सा ले आना है, या फिर अगर आप स्पाइरल कॉपी यूज करें तो आप उसको करें, पर प्लेन करें। मैं ये कहना चाहूंगी प्लेन करें। दूसरी बात, आप यहाँ पर कुछ पेन खरीद लेंगे जो आपके अलग अलग कलर्स के होंगे। अलग अलग कलर्स के पेन का लिखा हुआ देख करके एक साइकोलॉजी बनती है, सुंदर सा लगता है और उसे देखने में अट्रैक्टिव सा लगता है। साथ ही साथ कुछ कलरफुल हाईलाइटर भी आप यहाँ पर ले लेंगे और इन कलरफुल हाईलाइटर को अपने अकॉर्डिंग सिक्वेंस करेंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जैसे यहाँ पर 3 तरीके के हाईलाइटर्स का यूज करती हूँ, और इन हाईलाइटर्स की मदद से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नियोन कलर का हाइलाइटर है, तो मान लिया मैंने इससे जिस चीज को ऐसे ऐसे हाईलाइट किया है वो मुझे पता है कि वो इंपॉर्टेंट है और उसको एक बार पढ़ के भी काम चल सकता है, ठीक है, एक बार पढ़ लूंगी, जब रिवाइज करेंगे तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका मान लिया यहाँ पर ग्रीन कलर का हाइलाइटर है, तो इस ग्रीन कलर के हाइलाइटर से जितनी चीजें हाईलाइट है उसको देख के मेरे को ये पता चल रहा है कि ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुझे इसे 2, 3, 4 बार याद करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो उस वाले टेक्स्ट को मैं 4 बार रिवाइज करूंगी बिफोर द एग्जाम। और ये जो बचा भाई साहब रेड वाला, मतलब खतरनाक वाला, तो खतरनाक वाले को
मुझे 6 बार भी रिवाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये तो आने ही वाला है, ये इस साल की न्यूज में इतना चर्चा में रहा था, या ये इस साल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके से मैंने अपने हाईलाइटर्स के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को मैनेज कर लिया। अब मुझे बार बार पूरे की पूरे नोट्स को रीमेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने देखा दैट इज अ साइंटिफिक तरीका कि आपने एक तो साइकोलॉजी कलरफुल चीजें बड़ी प्यारी सी लगती हैं देखने में, तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेने अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली कि ये मेरा इथिक्स का नोट्स है, मेरा इकोनॉमी का नोट्स है, ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है। ऐसे नहीं एक कॉपी ली और भर दिया उसी में, रिवीजन के समय पे हमें को तो कुछ याद ही नहीं आया, ठीक है, हमें तो कुछ याद ही नहीं आया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट बात आ जाती है, बड़े और छोटे बिंदुओं के बीच में अंतर रखें, यानी कि जो बड़े पॉइंट्स हैं और जो छोटे पॉइंट्स हैं उनके बीच में आपको एक डिफरेंस क्रिएट मेंटेन करके चलना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसा कोई अक्षर लिख दें, या फिर हम उसे हाईलाइट कर दें, या फिर कोई बॉक्स बना दें, स्टार बना दें, है ना। इस तरीके से हमें बड़े और छोटे जो पेजेस हैं, सॉरी पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करके चलना है, ठीक है। स्टार बना दे, अंडरलाइन कर दे, हाईलाइट कर दे, यानी कि हमारे जो बड़े और छोटे बिंदु हैं या फिर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस चीज को आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। एक बार सेशन में मेरे जितने साथी हैं प्लीज डू शेयर दिस सेशन, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे साथ ही साथ हम लोग कल आपके 7 बजे एक लेकर आ रहे हैं मिस्टर लबासना, ठीक है। तो प्लीज डू ज्वाइन दिस सेशन, बना हुआ इवेंट, आप उसको जाकर के जरूर देखेंगे। अपने नोट्स को अपने सिलेबस से लिंक करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया भाई कि इसमें पढ़ाया मैंने आपको पीडीएफ, ठीक है, या मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जो है FCI का पार्ट, या फिर मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पर जो फूड से रिलेटेड चीज है, या पीडीएफ चीज है आपकी, या मैंने आपको यहाँ पर सब्सिडी पढ़ाई। तो आपने जो नोट्स बनाया उस नोट्स को रिलेट कैसे करेंगे, उस नोट्स को कुछ हाईलाइट सा करें और यहाँ पर लिख लें कि जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले सेक्शन से ये मेरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज मैंने यहाँ पर वही आज बता दिया। ओके, थैंक यू जी IPS जी। इसी तरीके से आपको चीजें करनी है और बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको मिलती रहेंगी, जो जस्ट डोंट वरी, राइट। यहाँ पर मैंने बताया कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीज को लिंक करके चले। जब भी अगर आपने सिलेबस को जान लिया, सिलेबस पता है सबको, पता है या नहीं पता है, एक बार जरूर बताएंगे। सिलेबस को अगर आपने जान लिया है, पहचान लिया है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप न्यूज़पेपर पढ़ें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग वहां पर जो है अपना मैगजीन पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ेंगे ना। अगर आपको पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं है तो किसी अखबार को पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ेंगे क्या उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है। हमने वहां पर वीडियोस बनाई हुई है और भी बना देंगे आपके लिए, ठीक है। अपने नोट्स को नियमित रूप से करंट अफेयर्स से जोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जीएसटी का नोट्स बनाया हुआ है, अब मान लिया यहाँ पर जीएसटी में अभी मान लिया स्लैब्स चेंज हुई है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी का नोट्स बनाया हुआ था, और अभी कल ही जैसे रेपो रेट परिवर्तित हुई है, रेपो रेट अब कितनी हो गई, कोई है हमारे साथ में साथी जो बता सकते हैं इसको? हाँ जी बताएंगे यहाँ पर एक बार फटाफट से मेरे साथ में जो भी लोग हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है 50 बेसिस पॉइंट क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसको हम तुरंत से यहाँ पर क्या कर ले, अपडेट कर ले। हमें वो चिपकाने से वाली नहीं आती, चिपकाने से वाली चिपकियां सी आती है, उनको रखना होगा, पन्नों में लिख लेना होगा। और थोड़ा सा नोट्स बनाते समय एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि थोड़ा गैप बना करके नोट्स बनाएंगे, ताकि आप उस गैप में पेंसिल से, पेन से, कलर्ड पेन से जो नई चीजें आ रही है उनको यहाँ पर अपडेट करते हुए भी चल सके, राइट। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बात यहाँ पर कि भाई इसके लिए क्या गाइडलाइंस, क्या दिशा निर्देश हम देना चाहते हैं। यहाँ पर दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि संरचना यानी स्ट्रक्चर के लिए आपको यहाँ पर कब, क्यों और कैसे पता होना चाहिए। यानी कि जब भी हम नोट्स बनाएं, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको डिजिटल कृषि पढ़ा रही हूँ, तो डिजिटल कृषि जैसे अभी आया है इसमें यूपीपीसीएस में, तो डिजिटल कृषि पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है, क्या है ये और ये क्यों आया और ये कैसे आया, ठीक है, और इसके क्या इम्प्लीमेंट्स है या क्या इसके बेनिफिट्स है, पता होना चाहिए। तो वही सवाल आ गया आपका। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि मैं इसको जो है क्यों पढ़ रहा हूँ, इसमें से क्या आने वाला है और ये क्या है, क्या इसके रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वास्तव में तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। वर्तमान में उसकी क्या रिलेवेंसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 5 ईयर प्लान पढ़ते चली जा रही हूँ, भाई क्या हुआ उसे पढ़ के, वो तो गया
वो तो एग्जाम में मुश्किल ही आने वाला है क्योंकि वो तो हट गया, ठीक है, 2015 में नीति आयोग आ गया उसकी जगह। तो करंट रिलेवेंसी क्या है, भले उसमें से 1000 क्वेश्चन आए हो, जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे तो खासतौर पर प्रीलिमिनरी में आपको बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें से, और अगर मेन एग्जाम की भी बात करें तो मेन एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पहले, अब नहीं, ठीक है। तो उसकी क्या रिलेवेंसी है, अंतिम टिप्पणियां, व्यक्तिगत संक्षिप्त नाम प्रणाली वगैरह आपको वहां पे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एक तरीके से अपनी उस रिलेवेंसी के साथ साथ ही उसमें अंतिम किसी ने क्या टिप्पणी कर दिया उस विषय में, तो उस लास्ट को भी अपडेट करते हुए यहाँ पर चलो। अक्सर उपयोग किए जाने वाले शब्दों के लिए अपनी स्वयं के संक्षिप्त रूप बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अक्सर शब्द यूज करने में आते हैं उनको आप अपनी एक नोट डायरी में लिख लें और उनको बनाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते रहे। कुछ कोटेशंस आप लिखते रहे अपने नोट्स में, महात्मा गांधी ने शिक्षा के लिए क्या कहा, महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मतलब था उसमें, है ना, वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचते थे, भगत सिंह ने क्या। तो इस तरीके की टिप्पणियां, इस तरीके की जो कोटेशंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिछले वर्ष के यूपीएससी के मेंस के संबंधित प्रश्नों को एक तरीके से कंसाइज वे में आप पूरे प्रश्न ना भी लिखे तो आप ऐसे तो जरूर ही लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जीएस पेपर 3 की बात बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपको कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लिया कि एफडीआई से क्वेश्चन आया है आपको, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एफपीआई से क्वेश्चन आया है आपको, जैसे जीडीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित सवाल है, तो टॉपिक एटलीस्ट यू कैन समराइज, यू कैन मेमोराइज कि भाई मुझे कहाँ से सब्जेक्ट में सवाल आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि कल यानी 2 अक्टूबर को भाई साहब हम मना रहे हैं चौथी वर्षगांठ अपनी, ठीक है। और इस चौथी वर्षगांठ पर आप सभी भी शरीक हो हमारे साथ, और शरीक कैसे होंगे हमारे साथ, जब आप मिलेंगे, रूबरू होंगे हमसे, एप्लीकेशन पर रहेंगे, एक डेडिकेशन के साथ रहेंगे, हम आपके रिजल्ट में आपकी मदद करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका कंट्रीब्यूशन है क्योंकि आपने यहां तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 75% सेल है यहाँ पर, और 75% का लास्ट डे कल शाम को ही है। कल रात 12 बजे के बाद में ये सेल ऑफ कर दी जाएगी, और इसका जो आपको यहाँ पर कोड है वो है GIFT गिफ्ट 75। इस गिफ्ट 75 का जो समय है वो 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही है। और ये हमारे किन कोर्सेज पर मिल रहा है उसको देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर मिल रहा है ISPCS के एक तो मंत्रा बैच पर यानी NCERT पर मिल रहा है, साथ ही साथ आपको ये आगाज बैच पर, साथ ही फाउंडेशन पर, और साथ ही साथ आपके जो मर्ज करके हमने बनाया है फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल, और ऑप्शनल पर भी। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर की क्लासेस अनुजा जी बिल्कुल हम यहाँ पर भी लेके आएंगे, यूट्यूब पर भी लेके आएंगे, जो जस्ट डोंट वरी, ठीक है। खूब कहानियां सुनेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा आदिकाल चल रहा है कहाँ पर, और आदिकाल में कल ही हमने एक प्रश्न किया था जो यूपीपीसीएस में आज पूछा भी गया आदिकाल से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको भी आप थोड़ा सा सीरियसली ले कि हमें ऑप्शनल 2999 में मिल रहा है अभी 1-2 दिन, तो भाई उसे ले लो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा निवेश तो बनता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो बनता है, ठीक है। तो अब देर ना करें, अब बिल्कुल भी देर ना करें, और इस विषय में अगर कोई भी आपकी संबंधित क्वेरी है तो क्वेरी को प्लीज ऑफलाइन कमेंट में पूछे। डेली हम प्रतिदिन मिलते हैं 7 बजे, तो कल वापस से मिलेंगे 7 बजे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बंद करनी है।